नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज जो चुनाव जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की घोषणा आज हो गई। लोकसभा चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में संपन्न होंगे। मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार ने आज करीब 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जारी है। वो जो संवाददाता हैं, जो पत्रकार हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो चुनाव की तारीख है, उन तारीखों का ऐलान उन्होंने कर दिया और 25 मार्च से चुनाव की अधिसूचना, मतलब अधिसूचना तो आज से ही लग गई है। 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और सभी जो 7 चरण हैं उनमें उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, इन राज्यों के भी चुनाव कराए जाएंगे। जो डेट है, जो पहले हम आपको एक डिटेल बता देते हैं, एक ब्रीफ बता देते हैं कि कब कब जो है कहां कहां चुनाव होंगे। जो सिंगल पोल डेट है, मतलब एक दिन में जहां चुनाव जिन राज्यों में होंगे वो 22 स्टेट हैं। उनमें है अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइसलैंड, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड। इन राज्यों में एक दिन चुनाव कराए जाएंगे, मतलब इनके पोल की डेट एक होगी। और जिन राज्यों में 2 तारीखों में चुनाव कराए जाएंगे वो राज्य हैं कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। जिनमें 3 बार चुनाव कराए जाएंगे, 3 पोल डेट्स होंगी, उनमें है चंडीगढ़ और आसाम। एंड 4th पोल डेट्स, यानी 4 चरणों में जहां चुनाव कराए जाएंगे वो राज्य हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड। 5 पोल डेट, मतलब 5 चरणों में जहां चुनाव कराए जाएंगे वो हैं महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर। एंड 7 पोल डेट, मतलब 7 पोल डेट जहां पर होगी उनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। मतलब इन राज्यों में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले फेज में जो चुनाव कराए जाएंगे, जो 19 अप्रैल को पहले फेज का पोलिंग डेट का है, उसमें 21 स्टेट की 102 लोकसभा सीटें होंगी। और दूसरे फेज में जब 26 अप्रैल को चुनाव होंगे उसमें 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। फेज 3 में जो 7 मई को इलेक्शन होंगे वहां पर 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन कराए जाएंगे, मतदान कराए जाएंगे। इसी तरीके से चौथे फेज में जो 13 मई को होगा उसमें 10 राज्यों के 96 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। 5वें फेज में 20 मई को 5वां फेज संपन्न होगा मतदान का। उसमें 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। और जो 6ठा फेज होगा उसमें जो है 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होगा। ये 25 मई को होगा। जो 7वां फेज होगा वो 1 जून को होगा। उसमें 8 राज्यों की 57 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर जो है मतदान कराए जाएंगे। ये चुनाव आयोग ने ये जो घोषणा की है ये उस मुताबिक बताया गया है। आज की जो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी कुछ और खास बातें थी। कई सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने दिए। और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसकी चर्चा थी कि इन्हीं लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की भी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के भी चुनाव कराए जाएंगे, उसका जवाब उन्होंने दिया कि डिलिमिटेशन हो चुका है वहां पर जम्मू कश्मीर में और कुछ दिन बाद चुनाव वहां कराए जाएंगे।
एक इंफॉर्मेशन और है कि जो 28 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं पूरे देश भर में जो रिक्त हो चुकी हैं किन्हीं न किन्हीं वजहों से, उन 28 कॉन्स्टिट्यूंसी पर भी चुनाव इन्हीं लोकसभा चुनाव के साथ होगा। और इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि जो 28 लोकसभा 28 जो असेंबली इलेक्शन है ये जब हो जाएंगे तो देश भर में किसी विधानसभा में कोई सीट खाली नहीं होगी। और ये जो चुनाव हो रहा है, ये इलेक्शन जो हो रहा है, इसको बेहद पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। और 3M के बारे में भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जिक्र किया। हम इन सारे मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव की घोषणा के बाद की जो तस्वीर है वो क्या बन रही है। लोकसभा की जो 15वीं लोकसभा है, इसकी लोकसभा की तस्वीर क्या बनेगी। इस लोकसभा में कौन आएगा, मोदी थर्ड आएंगे या फिर इंडिया गठबंधन आएगा, ये एक इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव की, वो मैं आपको देना चाहता हूं कि कल जो मायावती हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर बाद संभावित है। और मायावती बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है कि कल मायावती दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी लखनऊ में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगी कि वो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर उनके साथ कोई और होगा, मतलब इंडिया गठबंधन होगा। मैं चर्चा में शामिल करता हूं। मैं एक एक करके सबसे पहले परिचय करा दूं हमारे साथ जो इस चर्चा में मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं कुमार भवेश चंद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दीपक कोचगवे जी पटना से, जहां पर 7 चरणों में चुनाव होना है, आपका भी स्वागत है। और रामदत्त त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश में, जहां 7 चरणों में चुनाव होना है, रामदत्त त्रिपाठी जी का भी स्वागत है। मैं सबसे पहले रामदत्त जी आपके पास ही आ रहा हूं कि जो बंगाल है वहां 42 सीट है और बिहार में भी 42 सीटें हैं, 48 सीट है, और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। सवाल ये उठता है कि 80 लोकसभा सीट पर भी 7 चरण में चुनाव, 42 लोकसभा सीट पर भी 7 चरणों में चुनाव, और 48 सीट पर भी 7 चरणों में चुनाव। ये क्या मतलब है? ये इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा गया था कि भाई आप 7 चरणों में चुनाव क्यों करवाते हैं। इससे रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को फायदा मिलता है, क्योंकि उनका जो एक लीडर है, टॉप लीडर है, वो सब जगह प्रचार के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और उनकी सुविधा के लिए आप करते हैं। दूसरे वो ये भी करते हैं कि मान लीजिए कि आज गाजीपुर में मतदान हो रहा है और 2 दिन बाद मान लीजिए बनारस में होना है, तो वो बनारस में आज जाके, जबकि गाजीपुर में मतदान हो रहा है, वहां रैली एड्रेस करते हैं और चुनाव उसका सब लाइव अपना ब्रॉडकास्ट भी कराते हैं। पिछली बार तो एक अलग नाजायज चैनल ही शुरू कर दिया था उन्होंने, जिसका कहीं कोई वो नहीं था। तो डेफिनेटली प्रिजम्पशन यही माना जाएगा कि भाई आप किसी को सुविधा देने के लिए कर रहे हैं। और ये 7 चरणों में चुनाव से क्या होता है कि देखिए, कई बार तो मुद्दे ही बदल जाते हैं। चुनाव जब शुरू होता है और जब खत्म होता है, माहौल बदल जाता है। और बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 2 से अधिक चरणों में चुनाव नहीं होना चाहिए। हम लोग चुनाव कवर करते रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही है तो गंगा जी के, एक बार वो गंगा जी के इस पार कर लेते थे और फोर्स गंगा जी के उस पार उतर जाती थी, दूसरे उसमें हो जाता था। अब लेकिन चुनाव आयोग में एक ऐसी परंपरा पड़ गई है और चुनाव आयोग का खुद का भी खर्चा बहुत बढ़ गया। इतने ऑब्जर्वर, इतने वो, और चुनाव का जो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग का तरीका था वो भी उन्होंने बहुत कर्टेल कर दिया है कि भाई कोई
वॉल पोस्टर न लगाए, कोई इधर उधर जुलूस न निकाले, पोस्टर न करे बिना परमिशन के। तो चुनाव लड़ना भी काफी इन्होंने मुश्किल कर दिया है। इतने रजिस्टर रखिए, उतने रखिए, तो उससे जो बड़ी फायदा पार्टी है या जो बड़े पैसे वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं का फायदा है कि वो 4 वकील रखें, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखें। सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ भी नहीं सकता। तो बहरहाल ये आपका प्रश्न वाजिब है। इतने चरणों में चुनाव नहीं होना चाहिए, फटीग भी हो जाता है। और एक चीज और भी है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उभर के आई, एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जब से वोटिंग मशीन आई है, जब पहले ये मतपेटी में चुनाव होता था तो गिनती से पहले सब डिब्बों को एक जगह उड़ेल दिया जाता था और उनको फिर गड्डी बना के गिना जाता था, तो वो टोटलाइजर इसको बोलते हैं। तो उससे चुनाव एजेंट को या कैंडिडेट को ये नहीं पता चलता था कि किस बूथ में मुझे कितना वोट मिला। अब ये जो अलग अलग मशीन का काउंटिंग होती है, उससे उनको पता चल जाता है कि भाई किस टोले और मोहल्ले में हमको वोट कम मिला या नहीं मिला। उससे आगे डेवलपमेंट वर्क पे भी फर्क पड़ता है और वो प्रेजुडिस होता है उनको, मतलब चुनाव मतदाताओं को एक तरह से रूलिंग पार्टी वाले या जो भी है वहां का कैंडिडेट वो उनको इग्नोर करता है, पनिश करता है। तो उनका कहना था कि भाई सब चीज हमारे पास तैयार है, हम पॉलिटिकल क्लाइमेट देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें कार्यक्रम जब चुनाव आयोग अपने आप करता है तो ये तो डिजायरेबल है, इसको करना चाहिए। उनको जरूरत थी तो पॉलिटिकल पार्टी से पूछ सकते थे, मीटिंग में बात कर सकते थे। ये होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। जी बिल्कुल होना चाहिए। अब कुमार भवेश चंद जी, ये जो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है, एक सवाल किया गया था ये ईवीएम को लेकर के, कि ईवीएम को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग का जो जवाब था वो बहुत संतोषजनक नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग पहले पार्टियों से मिलने से मना कर चुका है ईवीएम की जो शिकायत लेकर के गए हैं। तो ईवीएम क्या सवाल, हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया कि ईवीएम किसी भी दशा में हैक नहीं हो सकती है। फिर क्या आज उनके कहने के बाद ईवीएम को लेकर के सारे सवाल खत्म हो गए? आपका म्यूट है। जी जी। देखिए, धीरे धीरे देश में ईवीएम के खिलाफ जो है विश्वास है वो खत्म हो गया है और इस चीज को आयोग को समझना पड़ेगा। उन्होंने दिखाने लगे, डायरी दिखाने लगे कि देखिए देश भर में ईवीएम के खिलाफ 42 मुकदमे हैं और हम इसको गलत मानते हैं और आप इसको पढ़िए। और वो लेक्चर भी देने लगे, कहिए कि पत्रकारों को, विशेषज्ञों को, कि आज हर कोई विशेषज्ञ बन जाता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। तो मुझे लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को बहुत कुछ जमीन की जानकारी शायद नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं और सरकारी कामकाज किस तरीके से होता है, कितने औपचारिक तरीके से गए वो और राजनीतिक दलों से मिले और उनसे मिले और उसके बाद वो आके चुनाव का ऐलान कर देते हैं। एक देश भ्रमण करने का एक अवसर भी मिल जाता है। तो अभी बहुत सारी खामियां हैं। चुनाव सुधार को लेकर कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव सुधार नहीं हो रहे हैं, चुनाव सुधार हो रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया मुझे लगता है जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और तेज करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि शुरू में मतलब देखा जाए तो आजादी के बाद से या शुरुआती कुछ 1-2 दशक 3 दशक तक चुनाव सुधार की प्रक्रिया बहुत स्लो रही। उसके बाद टीएन शेषन जैसे लोग आए जो बड़े मतलब चुनाव सुधार को लेकर भाई कई तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, काम किए और उसके बाद के देखिए मुख्य चुनाव आयुक्तों ने उस काम को और आगे बढ़ाया। मैंने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को कवर किया है, मुझे मालूम है कि किस तरह से वहाँ काम काज होता है। और लेकिन अब देखिए कि जिस तरह से नियुक्तियां होने लगी हैं और वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, अगर ठोस तरीके से कहा जाए कि ये एक देश में अविश्वास का माहौल है ईवीएम के प्रति, और इसको लेकर कोई आश्वासन भी होता कि चलिए ठीक है, देश के सामने जब भी कोई सवाल आएगा, जब भी कोई शंका आएगी तो उसका समाधान मिलना जरूरी है। तो वो इसको लेकर शायद एकदम पूरी तरह से झुठला देना चाहते थे कि नहीं, ईवीएम कोई समस्या नहीं है, जबकि एक लोगों के दिल में भी बैठ गया है। और हम लोगों ने तो एक्सपर्ट पर बात की थी, एक्सपर्ट से बात की थी, इसको लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर जो एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं, ऐसे लोगों से बात की है। हमारे चैनलों पर उनके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं कि किस तरह से इसको लेकर अविश्वास है और दुनिया के किस देशों में
किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुझे लगता है ईवीएम पर एक संतोषजनक स्थिति अभी नहीं है और आने वाले समय में ईवीएम मुद्दा रहेगा और ईवीएम पर चीजें बदलेंगी। नहीं, देखिए ईवीएम का एक सेकंड, ईवीएम का जो सवाल है दरअसल ये टेक्निकल सवाल नहीं है कि हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है बेसिकली। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही हाँ, है। ये इंफॉर्मेशन दर्शकों के लिए है। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। देखिए जर्मनी की दुर्भाग्य से हमारे यहाँ अदालतों ने इस सवाल को उस ढंग से टेकअप नहीं किया, लिया नहीं, और हमारे यहाँ इसको टेक्निकल और हैकिंग के ही आधार पर चैलेंज किया जा रहा है, जबकि ये सवाल हैकिंग का और उस टेक्निकल सवाल नहीं है। तो जर्मनी में ये देखिए हमसे ज्यादा कहीं टेक्नोलॉजी उनकी हाई है, और वहां भी बात आई थी, तो वहां मेन सवाल यही आया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली कितना वैलिड है। तो सवाल ये होता है कि वोटर को अपनी चॉइस के कैंडिडेट को हम वोट दें और हमें पता हो कि हमने दे दिया। अभी क्या है कि जब हम वोट डालते हैं तो हम एक मशीन के बटन दबाते हैं और उसके बाद आगे वो क्या होता है, वो वीवीपैट में क्या होता है और फाइनल वो जो मेन यूनिट है वो किसको जाता है, इसी में अभी शंका और वो है। तो इसी आधार पर जर्मनी की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पॉलिटिकली ये ठीक नहीं है, भले टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें वोटर को पता ही नहीं चलता है कि मैं जब हम मुहर लगाते हैं किसी के सामने तो हमें पता है कि हमने यहाँ मुहर लगाई और हमने उसको मोड़ के डिब्बे में डाल दिया कि हम जिसको चाहते थे अपनी चॉइस के कैंडिडेट को हमने वोट दिया, ये हमको पक्का यकीन है। ईवीएम में ये अनुमान है, यकीन नहीं है, क्योंकि इतने सवाल उठ रहे हैं तो इसलिए। और या फिर एक सुझाव दिया गया था कि जो हम उसमें बटन दबाते हैं तो ईवीएम से वीवीपैट की पर्ची हमारे पास आनी चाहिए, हम उसको देख लें कि हाँ भाई ये जिसको हम वोट देना चाहते थे उसी को ये वोट गया है, और उसके बाद हम उसको मतपेटी में डाल दें। तो दरअसल इलेक्शन कमीशन का जो ये एटीट्यूड है, कोर्ट्स ने तो इसलिए मना किया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने पार्टी है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके पहले कोर्ट में जवाब देने के पहले इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि भाई प्लेयर है, इलेक्शन कमीशन तो रेफरी है, पॉलिटिकल पार्टीज के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक करके और उनको संतुष्ट करना चाहिए, और ये जो पॉलिटिकल सवाल है इसको सॉल्व करना चाहिए, ये कि भाई हम कैसे वोटर इस बात से मुतमईन हो कि हम जिसको देना चाहते थे उसी को गया है। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कैसे संतुष्ट हूं, जबकि हमारे यहाँ जो वोटर्स में तमाम लोग हैं भाई कम पढ़े लिखे हैं, नहीं ज्यादा समझते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ निशान का प्रोविजन है। तो अगर छप के पर्ची मेरे हाथ में आ जाए वीवीपैट से और तब मैं पेटी में डाल दूंगा और उसको गिना जाए, उसको भी गिना जाए जहां चैलेंज हो, तो तब। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अविश्वास की गुंजाइश जो है, वो क्वेश्चन रखने की गुंजाइश इलेक्शन कमीशन बराबर रखे हुए, जबकि जो सारी प्रक्रिया है वो असंदिग्ध होनी चाहिए, असंदिग्ध होनी चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन है इलेक्शन को लेकर के, इस बार जो है देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, मतलब वोटर हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, वोट डालने जा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र बना रहा है और 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल इस चुनाव में होगा। और जो मतदाता हैं 97 करोड़, उनमें 49.7 करोड़ पुरुष हैं और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं और 48,000 इसमें ट्रांसजेंडर्स हैं जो वोट डालेंगे। और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मतलब जो पहली बार मतदाता बने हैं, उनकी संख्या भी करीब 1.8 करोड़ है। और ये जो सबसे इसमें दिलचस्प बात है वो 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख लोग मतदाता हैं और 100 साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता हैं
और जो 85 ईयर से ऊपर के लोग हैं उनको वोट डालने के लिए, मतलब जैसे ही ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नॉमिनेशन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो चुनाव अधिकारी हैं, इलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके घर जाकर के वोट डलवाएंगे। ये इससे पहले जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था उसमें पहली बार ये प्रक्रिया शुरू कराई गई थी, और इस लोकसभा में भी इसे किया जा रहा है। मतलब घर जाकर के जो बैलेट बॉक्स एंड बैलेट पेपर जो है लेकर के जाएंगे और वोट उनका कास्ट कराया जाएगा, अगर वो चाहते हैं तो। अगर वो वोट डालने के लिए खुद आना चाहते हैं, चाहे वो 100 साल से ऊपर के हों या 85 ईयर ओल्ड हों, वो अगर वोट डालने के लिए बूथ पर आना चाहते हैं तो बूथ पर भी उनके लिए इंतजाम किया गया है। बूथ पर रैंप्स बनाए जाएंगे ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। व्हील चेयर्स मौजूद रहेंगी, जिस जिस बूथ पर इतनी उम्र के लोग होंगे, तो उनको बहुत सारे इंतजामात जो है इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, हर बार की तरह इस बार भी किए हैं। अब मैं आता हूं दीपक कोचगवे साहब से। दीपक कोचगवे जी, बिहार में 40 सीटें हैं। 2019 में भी बिहार में 7 चरण में चुनाव हुआ था, और इस बार भी 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। बगल में बंगाल है, वहां भी 7 चरणों में चुनाव होगा। जो बिहार की स्थिति है 2019 की, उसमें मैक्सिमम, मैंने क्या बोले कि 98% सीटें जो है वो बीजेपी और जेडीयू के पास थी, और उनकी जो एक और एलआई थी एलजेपी। इस बार का जो गठबंधन है, फिर वही गठबंधन एक बार धरातल पर आ रहा है कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और जो चाचा की पार्टी है वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, मतलब 5 एलआई जो है एक साथ चुनाव मैदान में है। और जो पहले चरण का चुनाव होना है बिहार में 18 अप्रैल को, जिसमें बहुत समय वक्त नहीं बचा हुआ है। आज हम 16 तारीख को बात कर रहे हैं, मतलब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। तो क्या सिचुएशन वहां बन रही है बिहार में इलेक्शन को लेकर के 2024 में? देखिए, बिहार में 7 चरणों का चुनाव, 19 में भी 7 चरणों का चुनाव, इस साल भी 7 चरणों का चुनाव। बीजेपी बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब चीज़ों पर बहुत सेंसिटिव और बहुत सक्रिय है कि हम इस चुनाव को अपने पाले में कैसे करेंगे। देखिए, ये जो 7 चरण का चुनाव है, बिहार में 40 सीट के लिए 7 चरण का चुनाव, तो कुछ पचता नहीं है पेट में, लोगों के समझ में आता नहीं है कि आखिर ये 7 चरण का चुनाव क्यों करते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन कहती है, तो वाई नॉट कि जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 डे इलेक्शन क्यों नहीं। तो ये 7 साल 7 का उबाऊ। और सबसे पहले सबसे मज़ेदार बात ये, अगर मिथिलांचल में फेज 3rd है, उसमें झंझारपुर जो मिथिलांचल का अंग है, मधेपुरा, खगड़िया दिया। फिर 20 तारीख को, 20 मई में जो 6th फेज में मधुबनी है, सहरसा है। फिर अब आइए 13 को दरभंगा है। तो दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, ये 4-5 सीट जो है फेज बदल कर है। अगर मिथिलांचल में हो रहा है तो 6 सीट का एक ही फेज में चुनाव होना चाहिए। दरभंगा का हो रहा है 13 मई को, झंझारपुर का हो रहा है 7 मई को, जो कि मिथिलांचल में है। उसके बाद आप आइए 20 मई को आइए मधुबनी में। तो ये कौन सा सीक्वेंस है? जब एक एरिया है, एक एरिया में आपको वहां सुरक्षा बल की स्थिति, आप एक दिन में इनका चुनाव करा सकते हैं, तो फिर 13 मई को दरभंगा में, 7 मई को झंझारपुर में, और फिर आप आ जाइए 20 मई को मधुबनी में। तो ये जो बांटा हुआ है एक एक कंस्टिट्यूएंसी, इसका मतलब नहीं समझ में आता है। जिस तरह से भागलपुर में आपको 26 मई को भागलपुर में है, और मुंगेर बगल में है, उसका है आपको
25 मई के आस। हाँ, तो ये जो इस तरह का अलॉटमेंट है, ये तो लगता है कि यहाँ की स्थिति मजबूत करके वहाँ की स्थिति मजबूत करने की स्थिति। तो ये 7 चरण का चुनाव पब्लिक को भी उबाऊ होता है, और लोगों के आने जाने में, उनके गाड़ियों को पकड़ना, ये 7 चरण में जो होगा, ये बिहार में तबाही होगी, लोग परेशान होंगे। मगर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई मैं किसी के साथ, न सरकार के साथ फेवर करता हूं और ना अपोजिशन को परेशान करता हूं। ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये 7 चरण का चुनाव ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाता है। ये हुआ बिहार का। अब रही बात, आपने जो सवाल किया कि क्या लगता है इसमें, देखिए गठबंधन आज से कल तक में हर दल का पब्लिक हो जाएगा। मैं 1 मिनट में रोक करके आपको मैं उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों में कब कब चुनाव होगा मैं बता देना चाहता तो हूं। मैं बिहार का बता रहा हूँ, मैं बिहार का बता रहा हूँ। मैं पहले एक बिहार का जान लीजिए, बिहार के बिहार लोग का आपने बता दिया, मैं उत्तर प्रदेश का 1 सेकंड में बता दूं, डिटेल दे दूं। पहले चरण में 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 सीटें हैं, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोट डाले जाएंगे। और चौथे चरण में 13 मई को जो है शाहजहानपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौसाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में वोट डाले जाएंगे। और छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोट डाले जाएंगे। और जो 7वां और अंतिम चरण होगा, जिसमें 1 जून को मतदान होगा, उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोट डाले जाएंगे। और रामदत्त जी, रायबरेली में, लखनऊ में जो चौथा चरण है उसमें मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहने की आपको संभावना लग रही है? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 65 सीटें जीती थी, 15 सीटें 64 सीटें जीती थी, 10 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और 5 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 1 सीट रायबरेली की कांग्रेस जीती थी और अमेठी की जो सीट है उससे राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। अब की बार आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? एक अगर देखा जाए, हम आज की तारीख बैठे हुए हैं जब चुनाव अधिसूचना जारी हो गई है और मात्र करीब 1 महीने का वक्त है, 1 महीने 2 दिन का वक्त है जब पहले चरण का मतदान होगा नगीना से। मेरे ख्याल से दीपक जी, आप बिहार का पूरा कर लीजिए तो फिर हम लोग यूपी पे आते हैं। वो तो लिस्ट आ ही गया होगा, मगर मैं बिहार पर जो बात करूंगा भवेश जी, क्योंकि आपको बिहार की जानकारी है और वैसे देवकी नंदन जी भी बिहार कुछ दिन गए थे। पूरा हो गया है तो कहना है कि ये जो संसदीय लोकसभा क्षेत्र का, जैसे देखिए अब 19 अप्रैल को औरंगाबाद, नवादा और जमुई, उसके बाद ये 26 अप्रैल को किशनगंज यानी सीमांचल, कटिहार सीमांचल, पूर्णिया सीमांचल, भागलपुर इधर आ गया, फिर बांका हो गया। फिर आइए 7 मई को, ये ध्यान देने का है, झंझारपुर मिथिलांचल, सुपौल, इसको भी हम मान सकते हैं सीमांचल की तरफ, अररिया सीमांचल, मधेपुरा और खगड़िया। तो आप इसमें देखिए किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया को आपने लिया, फिर 26 अप्रैल हुआ, 7 मई को फिर आपने अररिया
मधेपुरा और सुपौल रख दिया। उसके बाद 13 को आपने देखिए दरभंगा, ये भी मिथिलांचल है। 13 मई, 7 मई से 13 मई मिथिलांचल। भाई मिथिलांचल का था तो एक साथ मिथिलांचल का टाई अप करना चाहिए था, टैग करना चाहिए था। उसी के बाद 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सिवान। 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। तो मेरा ये कहने का जो मतलब था विशेष, चुनाव आयोग किस आधार पर, अगर 5 लोकसभा क्षेत्र है तो उस 5 लोकसभा क्षेत्र का एक ही तिथि को एक ही चरण में चुनाव क्यों नहीं कराती? इसलिए नहीं कराती है कि यहाँ ठीक करके फिर ये 3 लोकसभा में समय मिलेगा, हम प्रचार करेंगे, यहाँ का भाषण वहां सुनाएंगे, वहां का भाषण वहां सुनाएंगे। तो ये तो दिखता है ना कहीं लैक। इस सवाल पर मैंने देखा है भवेश जी कि ये हमारे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी को नहीं दिखाता है। और ये ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं है, ये बात नियत की है बेसिकली, कि आप कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा लगता है कि आप किसी और की सुविधा के लिए ये कर रहे। पहली बात तो 40-42 सीट में एक दिन में हो जाना चाहिए, अधिक से अधिक 2 में हो जाना चाहिए। फोर्स का मूवमेंट, आजकल इतनी गाड़ियां है, एक जमाना था जब गाड़ियां नहीं थे, आजकल तो इतनी अच्छी सब गाड़ियां, सुविधा साधन, रोड इतनी अच्छी हैं, तो वो जमाने में फोर्स ट्रांसफर हो जाती थी, अब आज नहीं हो पा रही। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एक तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत हो गया है इलेक्शन कमीशन का। वो एक पॉलिटिकल जो फेस्टिवल है उसको बजाय वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया है। तो और उसमें ये है, अदरवाइज मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी से भी इसका प्रॉपर कंसल्टेशन हो के शेड्यूल बनना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है, जिसको जितनी पावर मिल जाती। यूपी पे आपने सवाल पूछा था देवकी नंदन जी, तो आप देखो यूपी में सबसे आखिर में बनारस रखा है उन्होंने, कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में सबसे बाद में होगा, ताकि भाई प्रधानमंत्री को भी टाइम मिल जाएगा कि अपना देश भर में प्रचार करके और सब जगह करके, और फिर वहां अपना आराम से सबसे ज्यादा टाइम भी उनको मिल जाएगा। जहां तक यूपी की बात है, देखिए जो देश के मुद्दे हैं वो यूपी के मुद्दे हैं, और सबसे ज्यादा जो बीजेपी को चिंता ये है कि तमाम जो स्टेट्स हैं वहां सीटें कम हो रही हैं। भाई महाराष्ट्र में कम होंगी, कर्नाटक में कम होंगी, बहुत सारे स्टेट्स में सीटें कम होंगी, बिहार में भी कम होंगी कुछ न कुछ, वो 40 में 39 नहीं रहेगा। तो उसकी राजस्थान में भी कुछ कम होंगी, 25 में 25 नहीं रहेंगी, मध्य प्रदेश में भी 29 में 28 रहे, ये जरूरी नहीं है। तो उनकी कोशिश यह है कि यूपी में इस बार वो ज्यादा ले जाए, 70 ले जाए, 72 ले जाए, 75 ले जाए, ऐसी कोशिश है। और कुछ सर्वे जो सरकार समर्थक चैनल्स है वो इस तरह दिखा भी रहे हैं कि साहब यूपी में 78 सीटें तक दिखा रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, देखिए इस समय माहौल बहुत बदला हुआ है, और हम कह सकते हैं कि जितना फेवरेबल चुनाव लग रहा था आज से 1 महीने पहले, राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, और अब जब चुनाव चंदे का भंडाफोड़ हुआ है, तो उतना फेवरेबल चुनाव नहीं रहा। ये जो चंदे के रूप में जो लूट हुई है, जो जबरदस्ती फिरौती हुई या एक्सटॉर्शन सरकार ने किया है जबरदस्ती कंपनियों का, और ब्लैक का व्हाइट, घाटे वाली कंपनी से भी, सेल कंपनी से भी छापा मार मार के जो पैसा लिया गया है या अपना काम देने के लिए पैसा लिया गया है, तो मुझे लगता है कि एक जो फ्लोटिंग वोटर है, भले इसका कमिटेड वोटर पर असर न पड़े, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है, जो हर बार अलग अलग बार सोच के देता है, और जिसको ये उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो भ्रष्टाचार को काबू में करेंगे, तो वो उल्टा हुआ है कि वो भ्रष्टाचार को एकदम संस्थागत रूप दे दिया है मोदी जी ने, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है इसका असर पड़ेगा चुनाव पे। और बाकी देखिए सरकार की जहां तक बात है, उनके पक्ष में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं
उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन अब शायद लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये जो 5 किलो राशन की जो मेजर बेनिफिट है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाता है, पॉलिसीज उनके सहूलियत से बनाई जाती हैं ताकि उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट मुनाफा हो। और ये जो गरीब आदमी को 5 किलो राशन या शौचालय या मकान की ये योजनाएं हैं वो सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है ताकि लोग विद्रोह न करें, बगावत न करें, और इसलिए वो सब दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों में को समझ में आने आएगा धीरे धीरे कि ये जो दिया जा रहा है ये कोई बहुत वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि बड़ी कंपनियों को आप अधिक से अधिक फायदा मिले और गरीब आदमी बगावत न करे, मतलब उसका पर्पज है। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए, जहां तक राम मंदिर का सवाल है तो वो हिंदुत्व वाले उससे जुड़ा हुआ है। जो लोग हिंदुत्व के नाते मोदी जी को या आरएसएस को वोट देना चाहते हैं वही राम मंदिर वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अलग से हैं। और इस बार नया जो यूथ है यूपी में देखिए वो बहुत परेशान है। टीचर्स की कोई भर्ती 5 साल में नहीं हुई, तो मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट भी यूपी में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट भी बन सकता है। मुझे कुल मिला के ये लगता है कि सीटें बढ़ने की तो गुंजाइश नहीं है, कुछ घट सकती हैं। अब कितना घटेंगे ये मैं नहीं जानता। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। मैं कुमार भवेश चंद जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसका खुलासा हुआ है, हालांकि कल अमित शाह ने एक टीवी चैनल पर वो किसी कार्यक्रम में मौजूद थे, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ये तो जवाब दिया नहीं कि जिस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, उस कंपनी के यहाँ रेड भी पड़ी है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार फिर ब्लैक मनी का इलेक्शन में मतलब इस्तेमाल होने लगे। उन्होंने उल्टा और एक और बात उन्होंने कही कि अगर कहीं अकेले हमसे जज साहब मिल जाएंगे तो अनऑफिशियल मैं उनसे बात करूंगा। और एक सवाल ये भी कहा कि राहुल कांग्रेस के लोगों को भी यहाँ पर बुला करके इस मुद्दे पर आप पूछिए कि वो है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा क्या भाजपा को कहीं पर कोई डेंट कर सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा करती हैं तो चुनाव किस दिशा में जाएगा? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आज जो चर्चा का मेन विषय होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने अनाउंस किया है चुनाव, और इस वक्त देश के हालात क्या है, देश के सामने किस तरह की परिस्थितियां हैं और देश की जनता क्या सोच रही है और उनको किस किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है। ये ढेर सारे जो मुद्दे हैं इस वक्त देश के सामने, लोगों के सामने, जिसमें आप एक बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर अमित शाह की प्रतिक्रिया भी आई है। मुझे लगता है ये सारे मुद्दे इतने गंभीर हैं, गंभीर किस्म के हैं, इन मुद्दों पर चुनाव ना हो, मुद्दा कहीं कोई भावनात्मक आ जाए, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल की कोशिश ये होगी कि जो देश के सामने जो गंभीर सवाल हैं या उनकी एकता से जो एकता इसलिए बनी है क्योंकि वो इनसे चुनौती महसूस कर रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर और भी कई सारे मुद्दे हैं। एक चर्चा रामदत्त जी ने भी बताया किस तरह से नौजवानों के सामने सवाल है। उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई नियुक्ति नहीं हुई, नौकरियां बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है। अगर देखा जाए तो जो भी नियुक्ति हुई है, हालांकि समारोह करके बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि 0 नियुक्ति हुई है, लेकिन जो भी नियुक्ति सरकारी पदों पर नियुक्तियां हुई हैं वो एक बहुत बड़ा फिगर नहीं है उसका, और जितने पद खाली हैं उसके मुकाबले में वो बहुत कम है। तो नियुक्तियों का सवाल है। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो जनता के दिमाग में मथ रहा है और उन सवालों पर जनता जाकर वोट डालेगी। आज चुनाव आयुक्त ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो लोगों को जागरूक करे, वो लोगों को बताए कि अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट करे।
तो अधिक से अधिक संख्या में अगर वोट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो ये भी एक कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों की राय जब चुनाव आयोग के पास उनकी मशीनों में दर्ज हो रहा है तो उसकी एक निष्पक्षता से उसकी काउंटिंग हो, जिस पर कोई शक शुबा ना रहे, कोई पूरा भरोसा रहे कि चुनाव आयोग जो नतीजे दे रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें निष्पक्ष है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक सवाल चुनाव के बाद भी लोगों के दिल में रह जाता है, लोगों के मन में रह जाता है कि ये जो चुनाव हुआ, ये जो गड़बड़ियां हुई, ये जो वोटिंग मशीन देखा गया कि एक किसी सांसद के, किसी विधायक की गाड़ी में जा रहा था, तो ये सब जो सवाल आता है वो कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ जुबान से नहीं, अपने काम से, एक्शन से लोगों को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा। चुनाव आयोग को सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, हमारे और आपके सिर्फ कहने से ये काम नहीं चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। हमें बताना पड़ेगा कि कौन लोग गलत क्यों हैं और किनको अभी की परिस्थितियों में आप सही क्यों मान रहे हैं, क्यों उनके हाथ में सत्ता सौंपनी चाहिए, क्यों उनको समर्थन दिया जाना चाहिए, क्यों उनके साथ खड़ा होना चाहिए देश की जनता को। तो अभी ये जो है ना विचार मंथन, जो देश में 24 में एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं हम लोग, जो देश का भविष्य तय करेगा और देश में लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा और देश में अभी जो मौजूदा संविधान है उसका भविष्य तय करेगा, देश में अभी जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका भविष्य तय करेगा। ये इतने सारे सवाल जुड़े हुए हैं, उन सवालों पर हम कैसे पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं, कैसे उनको जगा सकते हैं, कैसे उनको खड़ा कर सकते हैं कि उनके पास एक वोट की जो ताकत है उस ताकत को वो गंभीरता से समझें और उस पर विचार मंथन करके अपने वोट का इस्तेमाल करें। किसी भावना में बह के, किसी के बहकावे में कह के, किसी के प्रचार में भटक के नहीं ये करना है। ये अपने आप से पूछना है कि जो वोट करने जा रहे हैं उससे वो देश को कैसे बदलते हुए देखना चाहते हैं। तो ये एक गंभीर सवाल है जिस पर मुझे लगता है लगातार पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है। और वो जो मुख्य धारा की मीडिया इसमें जो पिछड़ रही है वो भूमिका अब जो है सोशल मीडिया पर सक्रिय मीडिया संस्थानों ने, इस तरह के छोटे छोटे हम जैसे चैनलों ने जो संभाला है, इसको बहुत ही तरीके से, करीने से लोगों के बीच में इस बात को, इस चर्चा को लेकर जाना है। बस दीपक कोचगवे जी, मैं बिहार की आप चर्चा कर रहे थे, बिहार के बगल में बंगाल आता है और झारखंड आता है। झारखंड में सभी जो लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और बंगाल में जो 42 सीटें हैं उनमें से 17 सीट भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में है। 18 सीट वो जीती थी, 1 सीट आसनसोल की बीजेपी हार गई थी। ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं, परसों अपने घर में वो गिर गई थी, उनको चोट लग गई है। क्योंकि वो स्टार कैंपेनर हैं टीएमसी की और पहला जो चरण है 19 मई को वहां पर इलेक्शन होगा। तो क्या ममता बनर्जी अगर ठीक होकर के मैदान में नहीं उतर पाती हैं तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, आपने ममता बनर्जी की बात की कि वो घायल हो गई। आपको याद होगा विधानसभा के चुनाव में भी वो घायल हो गई और विधानसभा के चुनाव में वो व्हीलचेयर पर चलती थी। अपोजिशन ने आरोप लगाया था कि वो सिर्फ नाटक कर रही हैं। आज भी अपोजिशन कह रहा है कि उन्हें वो चोट नहीं लगी है, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उनके स्वास्थ्य के हाल चाल की जानकारी ली। मैंने भी बातचीत की है तो कुछ लोगों से, तो वो चोट रिकवरी के स्टेज का है, कुछ बड़ा चोट नहीं है, ये एक छोटा सा मामला है। और ममता बनर्जी जब घायल हो गई थी तो आपने देखा था कि विधानसभा में क्या रिजल्ट लेके आई थी। तो इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है उनके चुनाव पर। और कैडर है, कैडर में अगर रूम में भी बैठा है नेता और घायल भी है तो उसके सपोर्टर उसके लिए जान फूंक देते, तो ये अलग चीज है। जहाँ तक आपको मैं बिहार के बारे में बता रहा था, और जैसे अभी भवेश जी ने भी बताया, आपने भी बताया और त्रिपाठी जी भी ने बताया कि माहौल जब चुनाव का आ गया, अब मुद्दे तय हैं। मुद्दे क्या होंगे बिहार में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, नेशनल मुद्दे बिहार में क्या होंगे और मंच कब सजेगा। मंच अभी सजा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी 40 सीट जीतेगी और ये 0 सीट जीतेगी। उम्मीदवार कैसा होगा
उस पर भी कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे होता है चुनाव में। मगर अभी जिस तरह की चर्चाएं हैं, आज शाम तक बिहार में एक चाचा मान जाएंगे कि नहीं मानेंगे, तो आपने कहा 5, उसमें मैंने आधा घटाया, 4.5 पर अब एनडीए है 4.5 पर, और 2 छटाक जो हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा मांझी और मदन सहनी। तो यह देखने की बात है कि वो किधर जाते हैं। 2-3 दिन में बहुत सारी तस्वीरें बदलेंगी। तस्वीरें ये बदलेंगी कि अगर बीजेपी ने किसी एमपी को अपने पार्टी से टिकट नहीं दिया या जेडीयू के कोई पार्टी, तो वो राजद की ओर आना चाहेंगे, राजद उन्हें टिकट देना चाहेगा और वो राजद के तरफ से आएगी। तो अभी इधर उधर अभी शुरू होगा। आज चुनाव हुआ, नोटिफिकेशन हो गया, आचार संहिता लागू हो गया। अब चुनावी मोड में नीतीश कुमार भी आ गए, लालू प्रसाद भी आ गए, जीतन राम मांझी भी आ गए, तेजस्वी यादव भी आ गए, चिराग पासवान भी आ गए। हम अभी ये नहीं कर सकते कि इसका फलाफल क्या होगा। फलाफल जो 39 था वो 39 नहीं होगा, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। जो 39 था वो 39 नहीं है। 39 नहीं होगा, इसका मतलब कि वहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। और अब जब देखिए आप लोग बातचीत करते हैं, मैं दीपक जी मैं आपके पास फिर आता हूँ। 1 मिनट। हमारा ये कहना है कि अभी जिस तरह का आप अभी एक सोशल मीडिया पर मैं इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, 90% लोगों ने 90% जो देख रहे थे उन्होंने ईवीएम का विरोध कर दिया, उन्होंने बीजेपी का विरोध किया, उन्होंने ये का विरोध किया। तो ये जो झलकी दिख रही है, जो ये नहीं है कि अब की बार 400 पार तो ये कह रहे हैं, कुछ लोगों में इस बात को लेकर, और बड़ा मुद्दा बिहार का है बेरोजगार, और एक और मुद्दा मिल गया अपोजिशन को, इलेक्टोरल बॉन्ड। इस चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, मगर ये बुनियादी समस्या नहीं है आम जनता की। दीपक जी, वक्त की बात है, हम दूसरे चरण में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे आगे। हम दूसरे चरण में आगे चर्चा करेंगे। रामदत्त जी, जो बात आप कह रहे थे कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, दीपक जी भी बिहार से यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जो अभी भर्ती निकली थी पुलिस की, जिसमें करीब 45-48 हजार सीटें थी और 60 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, तो इसका मतलब बेरोजगारी बहुत हाई लेवल पर है, इससे यही लगता है। तो क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड और ये जो और मुद्दे हैं, ये क्या इलेक्शन में प्रभावी हो पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर चुनाव चाहती है, धर्म के नाम पर, वो होगा? म्यूट है। रामदत्त जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं अभी फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आ गया है, रिएक्शन आ गया है कश्मीर में दिखा दीजिए। But unfortunately not says a single word about the assembly elections of Jammu and Kashmir. What's your overall reaction about this? Well, it's disheartening. On one side, the government of India and the Prime Minister himself wanted one nation, one election. 4 states, they are holding state elections as well as parliamentary elections. Why is this state being denied? And every party, whether it's BJP, whether it's other parties, everybody wanted elections. What is the reason? If they say the security is the reason, I don't think so. They're shouting from the top of the mountains that security is fine here. Then how is it that security is all right for parliamentary election and not for the state elections? As you also said, they are shouting for the mountain tops. PM also said that Jammu Kashmir is the parivar of PM. They are. Then when he came here, I think Election Commission should rethink on it. Rethink. And they should rethink, give state the power of holding their election. So that the state can have their own government, not lieutenant governor, own government. And the state should be restored rapidly. Sorry. Do you think this is not the disappointment for the political leaders, parties, or also for the people of It is for the people. Assembly member is responsible for the people.
the government officer is not so much responsible. He doesn't have to fight election again. Now, I have one apprehension here. According to the Supreme Court, they announced that the elections of the Jammu Kashmir will be held on 30th of September. But after this election, which will be concluded on the counting 4th June, Amarnath Yatra will be also start. Can we say this is the delay tactics? Maybe they will say that in September it's not also possible because the Yatra is now security issue. Anything can be possible. Knowing what they did today, they may not hold election for years. Even in September. Keep us under their foot. So what about September? Do you think they will hold? I don't know. I have no idea. God only knows. Being a member of parliament, how much you are confident now coming these elections? Inshallah, people will vote for National Conference. We stand for them. We'll keep on standing for them. We'll fight for their rights till breath. तो देखिए जी, रामदत्त जी। फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे थे, वास्तव में ये कितने निराश करने वाली बात है कि आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अमन चैन आ गया है धारा 370 समाप्त करने के बाद, और अभी प्राइम मिनिस्टर गए भी थे वहां, उनकी रैली भी बहुत आराम से हुई और अच्छी भीड़ भी थी, लेकिन स्टेट इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। उसके पीछे मंशा क्या है कि देखिए, आप जो इस समय तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको जो तमाम रिसोर्सेज हैं हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स में या पहाड़ी राज्यों में या जंगल वाले राज्यों में जहां मिनरल्स हैं और इस तरह के जमीनें चाहिए, तो वो चाहते हैं कि ये सब जगह केंद्र के हाथ में रहे। अब चूंकि केंद्र की जो बीजेपी पार्टी को अगर वहां उम्मीद नहीं है कि वो जीत सकते हैं विधानसभा में, तो इसलिए उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी 2 बना करके, एक तो स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं और दूसरे 2 यूनियन टेरिटरी बना के, और वो उस पर दिल्ली से बैठ के अफसर लोग जैसा चाहते हैं कर रहे हैं। आप देखिए, इसको लेकर के लद्दाख में कितना बड़ा विरोध चल रहा है, बहुत भारी रैली हो रही है वहां, सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, 1.5 हफ्ते से ज्यादा हो गया। तो ये बिल्कुल ये जो कारपोरेट सरकार चल रही है इस समय, कंपनियों की सरकार चल रही है, और वो हमको इलेक्टोरल बॉन्ड से भी साबित हो गया कि कैसे कंपनियों के फायदे के लिए। तो वो केंद्र सरकार चाहती है कि भाई उनके कब्जे में रहे जम्मू कश्मीर, ताकि वहां की तमाम जो जमीनें हैं, वहां के तमाम जो मिनरल्स हैं, वहां के तमाम जो रिसोर्सेज हैं, उनको अपने मनचाही जो है वो कंपनियों को दे सकें और उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो एक तो ये बात है। दूसरा मुद्दा आपने शुरू का जो दूसरा, पहला प्रश्न आपका क्या था, मैं ध्यान से उतर गया। वो प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति, जो बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड जो मुद्दा। देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको तो हम नहीं कहते, लेकिन जो वोटर जिसकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गई है और 38 साल हो रही है, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन है एक्चुअली। और वो दूसरी बात, फ्रस्ट्रेशन 2 तरह से है। एक तो ये कि भाई उसको काम रोजगार नहीं मिल रहा, उसको सम्मानजनक जिंदगी नहीं मिल रही, शादी हो गई है तो प्रॉब्लम है, घर में ताना मिलता है। और दूसरा ये है कि जो मोदी जी से जो उम्मीद थी, देखिए 10 साल बहुत होता है, तो जो उम्मीद थी 2019 के चुनाव में ये था कि कोई बात नहीं, 5 साल में नहीं कर पाए, अगले 5 साल में बहुत सारे काम कर देंगे, हो जाएंगे। तो वो अगला जो 5 साल रहा है, ये जो बीता है पिछले 19 से इधर, और दूसरे उस तरह का कोई राष्ट्रवाद का भी उफान नहीं है कि हाँ भाई कोई देश की, पिछली बार उन्होंने एक नकली संकट पुलवामा के जरिए किया था, उसका भी देखिए कितना पोल पट्टी खोल दी है उन्होंने, जो वहाँ गवर्नर थे सतपाल मलिक साहब। तो बहुत सारे कारणों से मैं समझता हूँ कि मोदी जी की इमेज वो नहीं है जो पहले थी, और अब उम्मीदें भी वैसी नहीं है जो पहले थी। तो बहुत सारे जो लोग हैं, हम देखते रहते हैं यहाँ, एक तो अच्छा पब्लिक का मूड पता चलता है धरना प्रदर्शन से। अब क्या है, सरकारें धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देती, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की रैलियों में, बनारस में, इलाहाबाद में और जगहों पर भीड़ हुई, और उसमें खास करके यूथ आया,
उससे ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है, और इससे जाहिर है कि उस निराशा का जो असर है वो पड़ेगा। हाँ, विपक्ष उसका कितना फायदा उठा सकता, नहीं उठा सकता, वो अभी निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तो कांग्रेस के कैंडिडेट भी नहीं आए हैं, समाजवादी पार्टी के भी अभी सारे कैंडिडेट नहीं आए हैं, और अभी आप जैसे कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इस बात की गुंजाइश बता रहे हैं कि अभी शायद मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। तो हमको लगता है कि ये उसमें विपक्ष जो मोदी जी की गिरती लोकप्रियता का कितना फायदा उठा सकता है, ये डिपेंड करेगा कि फाइनली कैसे कैंडिडेट और किस रूप में ये गठबंधन आता है। कि आगे आता है। बिल्कुल मायावती अगर ऐसे कैंडिडेट देती है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाए, तो नतीजे दूसरे होंगे। और मायावती अगर ऐसे कैंडिडेट देती हैं कि बीजेपी को नुकसान हो, तो नतीजे थोड़ा बदल जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से लोगों में निराशा बढ़ी है, और अब वो बात मोदी जी की छवि में नहीं रही, उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आता था, तो वो भी नहीं है कि भाई भ्रष्टाचार खत्म करने का इनका इरादा है। झूठ बोलने के इनके तमाम झूठ पकड़े जाते हैं, बार बार बोलते हैं, तो अब सब सोशल मीडिया के जरिए उजागर हो रहा है। अब मोदी जी का जो एक ही एडवांटेज है कि भाई जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है वो उनके साथ है, तो उससे नीचे लोगों में चीजों को परकोलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी है, महीने 2 महीने का टाइम है, तो देखिए क्या होता है। 2 महीने का टाइम है। कुमार भवेश जी, एक सवाल मैं बीच में जरा सा जोड़ना चाहता हूँ। एक तो मैं चाहता हूँ जरा इस पर जो है शशि थरूर का रिएक्शन आ गया है, वो मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि एक चर्चा ये भी है कि 10 साल जो है अगर देखा जाए तो 89 के बाद हमने एक अस्थिरता का दौर देखा था, जो 2004 में आके 2 बार सरकारें जो है रिपीट होती हैं, और मोदी सरकार भी 2 बार रिपीट हो चुकी है। तो देखना यह है कि देश कैसे इस बार फैसला करता है कि क्या 10-10 साल का एक टर्म तय कर दिया है दलों के लिए, या ये मोदी जी जैसा क्लेम कर रहे हैं कि उनको हैट्रिक मारने का मौका मिलेगा, उनको तीसरी बार भी चुन के लोग भेजेंगे, पूरी दमदारी दिखा रहे हैं। तो ये भी देश के सामने सवाल है कि कैसे देश की जनता क्या तय कर रही है कि वो कैसी सत्ता चाहती है, और वो उनको कितना वक्त देना चाहती है कुछ भी करने के लिए। 10 साल दिया यूपीए को एक लंबी अस्थिरता के बाद, जिसमें बहुत सारी सरकारें आई गई। राजीव गांधी के डेथ के बाद जो है जो भी सरकार आई, 51 में आपके क्या कहते हैं वो पीवी नरसिम्हा राव आए, और उसके बाद जो है आप देखिए कि किस तरह से जो है चीजें बदलती रही। तो नरसिम्हा राव तक ठीक था, 5 साल कार्यकाल पूरा रहा उनका। लेकिन आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने शासन किया, उसके बाद HD देवगढ़ आते हैं, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, फिर मनमोहन सिंह आते हैं और 10 साल रहते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं 10 साल रहते हैं। तो देश की जनता को एक ये तय करना है कि वो किस तरह का शासन चाहती है और उनको कितना वक्त देना चाहती है, क्या लंबे समय तक उनको बनाए रखना चाहती है। ये भी मानते हैं कि ज्यादा जिनको वक्त दिया जाता है वो निरंकुश हो जाते हैं, और इस तरह के आरोप मोदी सरकार पर भी लग रहे हैं कि निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। तो और भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। अब सरकार के आते आते आखिर में भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि तमाम मुद्दे ढक गए, पेगासस से लेके और तमाम जो खरीद जो विमान खरीद में और तमाम तरह के जो आरोप लगे थे वो सब सामने आएंगे। तो मैं थरूर का जरा रिएक्शन सुना देता हूं और फिर आप जैसा कहें वैसी चर्चा को आगे बढ़ाएं या फिर इसको समाप्त किया। Is the politics behind the election. This is an election about the future of India. What kind of India do you want to leave behind to your children? What kind of India do you want to live in? And the very strong message I've been giving people is, look, if the BJP comes back yet again, you know they have a vision of India which is, frankly, very bluntly, one language, one nation, one religion, one leader, one party. That's the kind of, and one election as well, they're now saying, that's going to be their approach. Whereas ours is one of inclusion, of celebrating diversity and pluralism and all the wonderful characteristics that we in Kerala have got used to and love so much. So to my view, people in Kerala will have to decide for themselves who do they want to see running this India. And this is frankly the main question before the electorate all the time. And they know that I have been a voice
for all these qualities of India's diversity and pluralism in Parliament and outside Parliament, on national and international stages. And if they want my voice to speak for them, this is their chance to put me there. बिल्कुल ये आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है थरूर ने कि हम लोग लोकल इश्यूज में कई बार उलझ जाते हैं। तो ब्रॉडर इशू है डेफिनेटली ये है कि इस चुनाव ये मतलब इतना महत्वपूर्ण चुनाव पहले कोई नहीं रहा, क्योंकि ये भारत के भविष्य का फैसला करेगा, किस दिशा में जाएगा भारत। ये थरूर कह रहे थे कि भारत एक भाषा, एक सारा कुछ, एक जैसा नेता, एक पार्टी, एक इलेक्शन, इस तरह से एक उसमें जाएगा यूनिलैटरल, या जो विविधता है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग उप कल्चर हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, देश उसको बरकरार रखेगा जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या भविष्य होगा, वो हमें क्या भविष्य होगा। तो ये भारत का भविष्य की दिशा क्या होगी, ये चुनाव तय करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल हमारे श्रोता नंदलाल जी ने पूछा है कि चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरा करने वाले और साथ साथ 2024 में कभी भी 18 वर्ष पूरा करने वालों मतदाता बनाने की बात कैसे देखते हैं। मुझे ये समझ में आया नहीं है ये सवाल कि भाई जो 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरा कर चुके हैं, मेरे ख्याल से मतदाता तो वही होंगे, वही बनेंगे और ऐसा बनेंगे क्या, 1,80,00,000 ऐसे मतदाता हैं जो 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं और पहली बार उन्हें वोट डालने का अधिकार मतलब हासिल हुआ है। और पहली बार वो देखिए, उनका सवाल शायद वो लिख नहीं पाए ठीक से, लेकिन उनका सवाल ये है कि जो फर्स्ट टाइमर है, जो फर्स्ट टाइमर वोटर के लिए कैसा है, और जो मतदाता के रूप में जिनकी भूमिका 18 साल रही है, यानी वो मतलब अपने जीवन के 3 वोट दे चुके हैं, शायद वो ये कहना चाहते हैं कि दोनों में आप कैसे एक अंतर समझते हैं। बिल्कुल भवेश जी, इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का चूंकि समय समाप्त हो गया है और आज जो चुनावी महाकुंभ है 2024 का, उसका बिगुल एक तरीके से कहेंगे बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है और नेताओं के लिए भी रणभेरी बज चुकी है। नेता भी मैदान में उतर चुके हैं, पत्रकार भी मैदान में उतर चुके हैं, और जो इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, जो चुनाव विश्लेषक हैं, वो भी मैदान में उतर चुके हैं। ये सारे लोग मैदान में उतर चुके हैं। देखना होगा कि जैसा रामदत्त जी ने कहा और भवेश जी ने और दीपक जी ने, कि ये जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही जो हमारा जो आगे की क्या दिशा होगी, वो दिशा भी ये चुनाव तय करेगा। हम चुनाव को लेकर के प्रोग्राम करते रहेंगे। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसी सरकार बनेगी, क्या मतदाताओं का मूड है, ये सब हम प्रोग्राम में लेकर के आते रहेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।